हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल इजी प्रेप पर। डियर एसएससी जेई एस्पिरेंट्स, आप सभी के मन में ख्याल होगा कि डियर किस तरीके से हमें ये पोस्ट प्रेफरेंस बढ़नी चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का स्पेसिफिकली मुझे पता रहना चाहिए ताकि मैं इस पोस्ट प्रेफरेंस को अपनी चॉइस के हिसाब से बेहतर तरीके से बढ़ सकूं। तो आज का ये सेशन स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है उन्हीं चीजों को लेकर। यानी इस सेशन में हम जानेंगे कि किस तरीके से आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो फिल आउट करनी चाहिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या चीजों को अवॉइड करना है। ये सारी बातें हम लोग जो है यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो डियर, पोस्ट प्रेफरेंस आपके लिए कौन सी बेहतर है? अगर आप देखेंगे तो एसएससी जेई का भी एक नया रेफरेंडम आया था जिसके थ्रू बेसिकली 10th ऑफ जून से 14th ऑफ जून तक इन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस के लिए आपको टाइम लिमिट दी। इस टाइम लिमिट के अंदर जो बच्चे पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे उन्हीं का रिजल्ट आगे जाके घोषित करने वाली है एसएससी, ऐसा उसने क्लियरली मेंशन कर दिया है। तो 14 जून लास्ट 12 बजे तक आप जो है ये पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं। आपको उससे पहले बढ़ लेनी चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम पर थोड़ा सा ये नेटवर्क का या फिर इनकी वेबसाइट के इश्यूज वगैरह भी बढ़ जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर एक सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के हिसाब से बात करूं तो आपको किस हिसाब से मिलने वाला है, आप जब वेबसाइट खोलेंगे तो वहां पर आपको बेसिकली जब लॉगिन करने के बाद आपको बताएगा जेई सिविल बीआरओ आपके लिए ऑप्शन है, पोस्ट कोड इसका ए है। जेई सिविल सीडब्ल्यूसी पोस्ट कोड डी है। जेई सिविल सीपीडब्ल्यूडी पोस्ट कोड एफ है। सेंटर वाटर पावर रिसर्च स्टेशन सीडब्ल्यूपीआरएस पोस्ट कोड जी। फरक्का बराज प्रोजेक्ट पोस्ट कोड एल। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस एमईएस पोस्ट कोड एन। ऐसे अलग अलग आपको डिपार्टमेंट्स आपके लिए कौन सा एप्लीकेबल है, चाहे आप मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए जो एप्लीकेबिलिटीज है, इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए जो एप्लीकेबिलिटीज है, और सिविल के लिए जो एप्लीकेबिलिटीज है वो आपको वहां पर मेंशन हो जाएगी अलॉन्ग विद पोस्ट कोड। अब आपको अपनी चॉइस के अनुसार फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है जिसकी आपको हाईएस्ट जरूरत है या फिर आप चाहते हैं उस डिपार्टमेंट में पोस्ट होना। तो बेसिकली इस फर्स्ट कॉलम में आप वो भरेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है जो चाहता है कि सर वो सीपीडब्ल्यूडी में पहली प्रेफरेंस चाहता है तो वो यहाँ कोड एफ भरेगा। ठीक है, मान लीजिए उसके बाद वो सीडब्ल्यूपीआरएस चाहता है तो पोस्ट कोड जी भरेगा। देन मान लीजिए उसको सीडब्ल्यूसी चाहिए, पोस्ट कोड डी भरेगा। एन मान लो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के फरक्का बराज के लिए एल, लेटर से बीआरओ के लिए ए। तो ये आपने इस तरीके से पोस्ट कोड बढ़ना है, लेकिन किन चीजों का ध्यान रखना है क्योंकि भैया यही तय करेगा। स्मार्ट गेम में ना काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो स्मार्टली अपनी इन पोस्ट प्रेफरेंस को भर के कम नंबर पर भी बेटर पोस्ट ले जाएंगे। तो अगेन वैसे हमने देखा है ज्यादातर बच्चों का सर सीपीडब्ल्यूडी बेस्ट डिपार्टमेंट होता है, सबसे पहली प्रेफरेंस उसी की रहनी चाहिए। हाँ बेटा रहनी चाहिए, लेकिन क्या आपके लिए सीपीडब्ल्यूडी सही है? आपका एजेंडा क्या है? बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे मैं यहाँ पर अगर कुछ फैक्टर्स की बात करूं, आपका एजेंडा क्या है, आप इस जॉब से चाहते क्या है, आपको वर्किंग आवर्स कितने चाहिए, ठीक है, क्या आप रिलोकेट करने के लिए इजी है घर से दूर रहने के लिए, क्या आप बेसिकली पर्क्स एंड बेनिफिट्स आप अपनी जॉब से चाहते हैं। तो मैं एक एक करके जैसे ये 4-5 जो अलग अलग है इनको सबको डिस्कस कर देता हूं। मेल और फीमेल फैक्टर, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स को नहीं लेता है। अब चाहे कितनी भी पोस्ट हो, चाहे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो टोटल जेई सिविल के लिए 796 पोस्ट है, लेकिन अगर मैं एक फीमेल कैंडिडेट हूं, मेरे को इसको सबसे लास्ट प्रेफरेंस को बढ़ना ही नहीं है। मुझे क्यों बढ़ना है? जब मैं इसमें एलिजिबल ही नहीं हूं, मैं इसको फिल आउट नहीं करूंगा, चाहे कितनी भी पोस्ट हो, मुझे क्या लेना देना। मान लीजिए मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं, मेल स्टूडेंट भी हूं, लेकिन मुझे रिलोकेट करने में दिक्कत है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आप सभी को पता है ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो मिलिट्री के साथ में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज देखता है। उस केस में अगर मेरी ऐसी चाहत नहीं है कि मैं इंडिया के बॉर्डर एरियाज में रहूं, क्योंकि जनरली इनकी जो पोस्टिंग्स होती है वो बहुत ही ज्यादा दुर्गम एरियाज में होती है कि वहीं पर आपको क्या चाहिए, मिलिट्री कंस्ट्रक्शंस की जरूरत है। ठीक है, बॉर्डर एरियाज के आसपास फैमिली के साथ में रहने की थोड़ी दिक्कत हो जाती है। कहीं कहीं पर कुछ कुछ पोस्ट ऐसी होती है जहां पर आप लोग फैमिली को भी नहीं रख सकते, स्कूलिंग की दिक्कत है, बहुत सारी अलग अलग दिक्कतें होती है बच्चों के रिगार्डिंग। तो आपको अगर वो पोजीशंस चाहिए
इफ यू वांट कि सर मेरे को तो हर 6 महीने में, साल भर में ना इंडिया घुमा दो, मैं हर जगह रह जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन प्रिफर फॉर दिस वन। लेकिन आपको चाहिए नहीं, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, 1 या 2 एरियाज के अंदर ही मेरी सिटिंग रहे, बहुत ज्यादा मेरे को घूमना नहीं पड़े, फैमिली को साथ रख सकूं, घर वालों से नियर बाई एयरपोर्ट के थ्रू मैं जाके मिल सकूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस केस में ये डिपार्टमेंट आपके लिए थोड़ा सा कम एप्लीकेबल हो जाता है। बीआरओ की अगर बात करें, देखो मैं अलग अलग डिपार्टमेंट को डिस्कस करता चलो, प्रॉस एंड कॉन्स में सबके बता दूंगा आपको, लेकिन फाइनल डिसीजन आप सभी के ऊपर है कि आप अपने हिसाब से क्या बेहतर समझते हैं। जैसे अगर मैं बीआरओ के रिगार्डिंग बात करूं, पोस्ट एक बार देख लेते हैं हम लोग। बीआरओ में इस बार 796 पोस्ट देखने को मिली थी, सीपीडब्ल्यूडी में टोटल 210 पोस्ट, जेई सिविल के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, एमईएस के अंदर 202, सीडब्ल्यूसी के रिगार्डिंग 90 पोस्ट, फरक्का बराज के रिगार्डिंग 11 पोस्ट, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन के रिगार्डिंग 3 पोस्ट थी। ठीक है, तो ये सारी कुछ अलग अलग पोस्ट थी यहाँ पर रिगार्डिंग ऑल ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स। अब यहाँ पर हमारी एजेंडा क्या है, कुछ बच्चे होते हैं कि सर मेरे को एक बार जॉब दे दीजिए, मैं एक एक करके पॉइंटर्स वाइज डिस्कस करते चलता हूँ। कुछ बच्चे होते हैं कि सर मुझे तो अभी एक बार टेम्पररी सॉल्यूशन चाहिए, एक बार मुझे जॉब मिल जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की, बाद में जाके मैं स्विच कर लूंगा, तो उसके लिए मुझे पढ़ने के लिए टाइम चाहिएगा, उसके लिए मुझे पढ़ने का टाइम चाहिएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे होते हैं सर मुझे ईएसी निकालना है, ठीक है, कुछ होते हैं कि सर मैं गेट निकाल के एमटेक करना चाहता हूँ। तो अगर मुझे ऐसे एग्जाम्स देने हैं, इनके लिए मुझे डेडिकेटेड पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, अब डेडिकेटेड पढ़ाई करनी, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं यहाँ पर, अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँ तो इनकी वर्किंग कल्चर के ऊपर थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे बीआरओ है, छुट्टियां भर के मिल जाती हैं इनमें, छुट्टियां जरूरत के मुताबिक आपको भर के मिल जाती है। ठीक है, लेकिन आपको दुर्गम एरियाज में रहना पड़ेगा, फैमिली के आपको साथ में रखने के कोई कोई पोस्ट पर इश्यू आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इस डिपार्टमेंट में, पे भी बहुत अच्छा होता है, हाँ नो डाउट फैसिलिटीज कम है बट पेमेंट्स अच्छी है, मतलब आपको पे अच्छा मिलेगा, आपकी जो तनख्वाह है वो अच्छी खासी बनती है। ठीक है, आपको सबसे बड़ा बेनिफिट बीआरओ के साथ में मिलता है, आपकी कैंटीन का, कैंटीन सुविधा उपलब्ध रहेगी, यानी जो भी सुविधाएं आपके पास आर्मी से रिलेटेड रहती है वो सारी सुविधाएं बीआरओ में भी आपको मिलती है। तो अगेन ये डिपार्टमेंट उस लिहाज से अच्छा, जो बच्चे ऐसे हैं कि भैया मुझे अभी तक कोई फैमिली नहीं है मेरे साथ में, मतलब मदर फादर है, उनका केयर करना, छुट्टी लेके आगे उनका केयर कर लूंगा, बाकी मैं मेरे इंडिविजुअली रहना चाहता हूँ, यू कैन गो फॉर बीआरओ। ठीक है, आपकी लेकिन पोस्टिंग है सब दुर्गम एरियाज में होगी। अगर मैं बात करूँ सीडब्ल्यूसी की, सीडब्ल्यूसी एक अच्छा डिपार्टमेंट है, अगर मैं ऐसा कहता हूँ जो आरामदायक नौकरी चाहते हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई करनी है, भैया मेरे को एग्जाम निकालना है, तो उनके लिए सीडब्ल्यूसी एक अच्छा डिपार्टमेंट हो सकता है। द रीजन बीइंग आपको यहाँ पर बेसिकली फिक्स टाइम जॉब है, फिक्स टाइम पे जाओ, फिक्स टाइम पे आओ, कोई भी खास आपको एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है। ठीक है, अनलाइक सीपीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी के अंदर आपके वर्क आवर्स जो रहते हैं ना काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल रहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आई तो रात के 2 बजे भी जाना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये इश्यूज सीपीडब्ल्यूडी में आते हैं, लेकिन सीडब्ल्यूसी में ज्यादा नहीं आते ये सब इश्यूज। तो वर्क टाइम फिक्स्ड है, बायोमेट्रिक से पंच इन किया, जॉब किया, वापस आए, पंच इन किया, घर जाके सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगेन छुट्टियों का एक एवरेज लेवल बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। ठीक है, जनरल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस है उसके हिसाब से सीडब्ल्यूसी में आपको फायदा मिलेगा। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, जिनका एजेंडा है कि भैया फर्दर स्टडीज करनी है या वापस से कोई और दूसरा गवर्नमेंटल एग्जाम निकालना, वो सीडब्ल्यूसी को प्रेफर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ सीपीडब्ल्यूडी की, सबसे ज्यादा सॉट आफ्टर जॉब होती है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट कट ऑफ इसकी जाती है, क्योंकि पर्क्स एंड बेनिफिट्स अच्छे खासे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे बढ़िया जॉब में से एक है सेंट्रल पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट की जॉब। ठीक है, तो पे भी अच्छा मिल जाता है, वर्क प्रोफाइल भी अच्छा है। ठीक है, हमेशा आप शहरों में रहोगे। ठीक है, सारी फैसिलिटीज मिलेगी, सब कुछ मिल जाता है, बस टाइम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। कभी कभी वर्क आवर्स आपके 9-10 घंटे 12 घंटे की भी हो सकते हैं दिन के। ठीक है, नो डाउट उसका हो सकता है आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए, इंक्रीमेंट भी बड़े जल्दी होते हैं, आप कैसे यहाँ प्रमोशन भी जल्दी मिल जाते हैं, यहाँ प्रमोशन बीआरओ में थोड़ा सा लेट होते हैं। ठीक है, लेकिन अगेन आप बात करोगे तो एक अच्छी जॉब है, वेल सेटल्ड सिटी लाइफ अगर आपको चाहिए, सीपीडब्ल्यूडी इज बेस्ट फॉर यू। ठीक है, तीसरा सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, इसकी स्टेशनिंग केवल पुणे में होती है। तो स्टेशनिंग किधर है? पुणे में, महाराष्ट्र में। पूरी जिंदगी आप एक ही जगह बैठे रहोगे, पूरी जिंदगी आप एक ही जगह बैठे रहोगे। ऐसे वो लोग जो कहीं पर मूवमेंट नहीं करना चाहते, रिलोकेशन करना नहीं चाहते, उनको चाहिए मैं एक ही जगह सेटल हो जाऊं, पूरी जिंदगी वहीं पर निकल जाए मेरी। ये डिपार्टमेंट आप लोगों के लिए, अच्छे मार्क्स लाके आप इसके अंदर भी अपनी जॉब सॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फरक्का बराज प्रोजेक्ट, अगेन यहाँ पर भी एक फायदा है, आप हमेशा वेस्ट बंगाल में रहेंगे, यहाँ पर भी एक बड़ा फायदा है, यू विल ऑलवेज बी इन वेस्ट बंगाल ओनली। तो अगेन यहाँ पर भी बात करूँ तो रिलोकेशन की ज्यादा दिक्कत नहीं है फरक्का बराज प्रोजेक्ट में भी, क्योंकि ये भी आपको बराज प्रोजेक्ट है और वहीं पर रिपेयर मेंटेनेंस जो भी ऑपरेशन चलते हैं, सारी एक्टिविटीज आपकी यहीं रहने वाली है।
ठीक है। अगेन एक एवरेज पेइंग, बहुत हाईएस्ट भी नहीं है तो लोएस्ट भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पर्क्स एंड बेनिफिट्स अच्छे हैं फर्रुखाबाद में भी, और बंगाल के अंदर जो सिचुएशंस है यू ऑल नो अबाउट दैट, तो उसके हिसाब से अगर आप एडजस्ट कर सकते हो, फूड है, आप लोगों के जो जलवायु का स्थिति है सब अगर आप एडजस्ट कर सकते हो, यू कैन गो फॉर फर्रुखाबाद, ठीक है। लास्ट में है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज MES, अगेन इट वर्क्स विद क्लोजली विद मिलिट्री, तो अगेन यहाँ पर भी आपको कैंटीन सर्विसेज मिल जाएगी। हमेशा आप कैंटोनमेंट एरिया में रहेंगे, जब तक आप JE है तब तक आप अपने एक एरिया में जहाँ आपकी पोस्टिंग हो गई आप वहीं तक रहेंगे जब तक JE है। जिस दिन AE बनेंगे ऑल ओवर इंडिया, वो कोई भी किसी भी दूसरी कैंटोनमेंट में भेजा जा सकता है। तो अगेन आपको काफी हद तक एक ही जगह पे रहना है, हमेशा एक सिक्योर एरिया रहेगा। ऑब्वियसली बात है, आप मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स के अंदर रहने वाले हैं, सारा अकोमोडेशन मिलेगा, फूड का अकोमोडेशन हो जाएगा, आपके पास मैस होती है, अगर आपके पास रहने के लिए क्वार्टर्स वगैरह आपको अलॉट कर देते हैं, ज्यादा वेटिंग भी नहीं मिलती। MES में बड़ी जल्दी मिल भी जाते हैं क्वार्टर्स, और जितनी अलग अलग फैसिलिटीज, मतलब एक अच्छी जॉब है MES भी, ऑलवेज गो फॉर दैट। अगेन रिलोकेशन एक एवरेज लेवल मानता हूँ, क्योंकि जब तक आप JE जब तक आपका रिलोकेशन नहीं होगा, AE होने के बाद आपको रिलोकेट करना पड़ सकता है दूसरी जगह पे, ठीक है। लेकिन अगेन जैसे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये थोड़ा जैसे BRO में तो फीमेल वैसे भी अलाउड नहीं है, नो फीमेल्स आर अलाउड। यहाँ पर फीमेल्स अलाउड है, लेकिन अगेन MES के अंदर भी एक कह सकते हैं मेल डोमिनेंट एनवायरनमेंट ज्यादा होता है, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है काम करने के अंदर, ठीक है। उसके अलावा वर्किंग आवर्स के रिगार्डिंग मैंने बात कर दिया। अगर आपको बेसिकली पैसे में आप थोड़ी कमी रख सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे बहुत सारा टाइम मिल जाए पढ़ाई लिखाई के लिए, BRO इज वन फॉर यू। आप बेसिकली सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन ऑफिस जॉब है, अब फर्रुखाबाद में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब डिपार्टमेंट में आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि आप अपने लिए स्टडीज के लिए आवर्स निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अगेन एक पैटर्न ये हो सकता है आपके प्रेफरेंस का, ठीक है। वर्किंग आवर्स के रिगार्डिंग, रिलोकेशन के रिगार्डिंग बात कर दी, पर्क्स बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। BRO के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। अगर देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, तो अभी जो लेटेस्ट इसके बाद में अगर हम बात करें, लेटेस्ट स्थिति जो है कि जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स है, एक तो BRO के अंदर और दूसरा MES के अंदर 2 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए। तो जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा से कर रखे हैं, बीटेक में ऐसा कुछ नहीं है, बीटेक में किसी में कुछ नहीं है, डिप्लोमा के अंदर स्पेसिफिकली ये 2 डिपार्टमेंट, अगर आप डिप्लोमा के थ्रू ये एग्जाम दे रहे हैं तो आपके पास अगर 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है तो ही इन डिपार्टमेंट्स को भरिए, क्योंकि आप भर देंगे, सिलेक्शन हो गया, मान लो आपने फर्स्ट पोस्ट के अंदर एक बच्चा डिप्लोमा का है और उसने यहाँ पर फर्स्ट पोस्ट में मान लीजिए BRO भर दिया, और मान लीजिए उसके नंबर अच्छे तो उसको मिल भी गया BRO, यहाँ पर उसने पोस्ट कोड A भर दिया और मान लो वो डिप्लोमा से पास आउट है और उसको ये मिल भी गया, मान लो अच्छे नंबर थे, बच्चे के 400 450 नंबर आ गए, ठीक है, 420 430 मार्क्स है, उसको BRO मिल गया, आसानी से मिल गया। अब वो वहां जाके जब अपनी स्क्रूटनी कराएगा, वो वहीं पर यहाँ पर बाहर निकल जाएगा, अगर 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है तो, ठीक है। अगर जेन्युइन वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है, वो यहीं से बाहर हो जाएगा। अब उसने ये 1 2 4 3 5 6 पर जो भी भरा था, फर्क ही नहीं पड़ता। एक छोटी सी गलती आपका पूरा साल बर्बाद कर सकती है, तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। जैसे BRO में मैंने बताया आपको, BRO में और MES में स्पेसिफिकली डिप्लोमा स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखना है कि बेटा यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस जो है मैंडेटरी माना गया था, यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस जो है मैंडेटरी, हो सकता है अगली साइकिल में से हट जाए, इस साइकिल में नहीं है, इस साइकिल के अंदर ये वर्क एक्सपीरियंस माना जाएगा, ठीक है, चाहिए आपको। अगली साइकिल में से हटता वो अगली साइकिल की बात है, लेकिन इस साइकिल के हिसाब से आपको ये चाहिए, ठीक है। तो अगेन जो भी डिप्लोमाधारी स्टूडेंट्स है वो ध्यान रखे इस चीज का, अगर वर्क एक्सपीरियंस है, प्रॉपर सर्टिफिकेट्स है, तो ही आपको ये डिपार्टमेंट्स बढ़ने हैं अपनी लिस्ट में, ठीक है। ऐसा भी नहीं सर लास्ट में बढ़ देंगे, नहीं, बढ़ना ही नहीं है, क्या फायदा है, किसी दूसरे को जॉब लेने दो बेटा, तुम फालतू का बढ़ दो कि बाद में जाके तुम रिजेक्ट हो जाओगे। एक स्टूडेंट जो उसको जॉब मिल सकती थी उसको भी नहीं मिलेगी और तुमको भी नहीं मिलेगी, देन व्हाट इज द सेंस, बढ़ना ही नहीं है प्रैक्टिकली, ठीक है। अब आप अपने रीजन के हिसाब से यहाँ पर देख लीजिए, ये जो आपके पास मिलिट्री रिलेटेड आपके पास दोनों जॉब्स हैं, इनके अंदर बेसिकली कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड क्राइटेरियाज भी है। इनफैक्ट 1 मील का रन भी करना पड़ता है, 1 माइल की रनिंग भी करनी पड़ती है, पास करना पड़ेगा, 10 मिनट के अंदर 1 मील आपको दौड़ना होगा, ठीक है। नहीं दौड़ पाते, आप फेल हो गए तो बाहर निकाल दिए जाएंगे, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो अलग अलग रीजन्स के हिसाब से मिनिमम हाइट के क्राइटेरियाज क्या है, चेस्ट के क्राइटेरियाज क्या है, एक्सपेंशन कितना होना चाहिए, ये सारे क्राइटेरियाज इन लोगों ने दे रखे हैं। किन किन को बेसिकली रियायत दी जाएगी वो भी यहाँ पर लिख रखा है, रिलैक्सेशन कितनी है, ठीक है, मिनिमम वेट कितना है। देखो वेट एक ऐसी चीज है जो बढ़ाई जा सकती है, कम की जा सकती है, लेकिन आपके अगर हाइट और चेस्ट एक्सपेंशन आप अभी चेक कर सकते हैं घर पे, आपके पास फीता होगा, फीते से चेस्ट को आप मिनिमम मेजरमेंट लीजिए,
चेस्ट का मेजरमेंट 75 सेंटीमीटर आ रहा है और एक्सपेंड करने पर, सांस बढ़ने पर ये 5 सेंटीमीटर फूल जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद में ये जब टेस्टिंग होगी काफी बच्चे यहाँ पर भी आउट हो जाते हैं। ठीक है, आपके पास हाइट के जो क्राइटेरिया दे रखे हैं वो भी कुछ इस प्रकार से, मैंने यहाँ पर स्टेट्स भी लिख रखे हैं, जैसे वेस्ट प्लेन रीजन में कौन कौन से स्टेट्स आ रहे हैं, ईस्टर्न हिमालयस में कौन कौन से आ रहे हैं, वेस्टर्न हिमालयस में कौन से आ रहे हैं, ईस्टर्न प्लेन में कौन से आ रहे हैं, सेंट्रल रीजन में कौन से और साउदर्न रीजन में कौन से। तो आप अपने हिसाब से अपना स्टेट यहाँ से पढ़ लीजिए, उसके हिसाब से अपने रीजन के क्राइटेरिया देख लीजिए। अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप बीआरओ एमईएस बढ़ सकते हैं। अन्यथा आप अगर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, जैसे वेट है, वेट कैन बी इंप्रूव। ठीक है, अगर आपका वेट अंडर वेट है या ओवर वेट है, आपका वेट जो है मिनिमम वेट के क्राइटेरिया ये है, ये मिनिमम वेट का क्राइटेरिया है, ये फुलफिल होना चाहिए। इससे अंडर वेट है बढ़ा सकते हैं, लेकिन हाइट और चेस्ट में तो मुझे नहीं लगता ये बहुत जल्दी इतने कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ पाएंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिकली इन 2 पोस्ट के लिए ये क्राइटेरिया आपको ध्यान में होने चाहिए। रनिंग का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, 1 मील की रनिंग कराई जाएगी, 10 मिनट के अंदर उसको कंप्लीट करना है, ये भी एक तरीके से पासिंग टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये 2 डिपार्टमेंट जिनके अंदर स्पेसिफिक कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिए। ठीक है, फिर आता है डियर कट ऑफ के हिसाब से। अगर मैं सीबीटी 1 के सर कट ऑफ के हिसाब से मुझे मेरी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, तो अगर अपन कट ऑफ का एनालिसिस करें तो जैसे ये एसएससी जेईई टायर 1 का कट ऑफ है सिविल इंजीनियरिंग के लिए अलग अलग सालों का, 2016, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 और 25, 21 का मैंने स्किप कर दिया क्योंकि इसमें पेपर आपको होगा नहीं। ठीक है, जैसे लास्ट कट ऑफ की बात करें अभी 2025 वाली, तो जनरल के लिए अनरिजर्व के लिए 127.22, 124.45 फॉर ओबीसी, 109.24 फॉर एससी, 106.85 एस फॉर एसटी। अगर आप देखोगे तो आप इंक्रीमेंट देखो करीब 2024 और 25 के जो फिगर्स है ना, ऑलमोस्ट जो है सिमिलर फिगर्स है। ठीक है, इसी हिसाब से अगर मैं सीबीटी 2 के मार्क्स भी देखूं, ठीक है, जैसे ये सीपीडब्ल्यूडी की कट ऑफ है, अगर सीपीडब्ल्यूडी कट ऑफ देखो 2024 का फिगर तो ना बहुत ज्यादा ब्लोटेड है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है सीबीटी 2 के अंदर बेसिकली फ्री अवार्ड किए करते। आपको कट ऑफ जो देखनी चाहिए वो ऑलमोस्ट ये कट ऑफ देखनी चाहिए, ये 2 कट ऑफ जो है वो सही एक अंदाजा दिखाएगी। नो डाउट इस बार पेपर इजी था, यहाँ से आप 10-15% का इंक्रीमेंट मान सकते हैं इन मार्क्स से। ठीक है, इन मार्क्स से 10 से 15% का इंक्रीमेंट मान सकते हैं, क्योंकि पेपर थोड़ा इजी था एडीक्यूटी का। ठीक है, लेकिन अगर आप इन मार्क्स के आसपास है अपनी कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है, या इनसे 10-20% आप बढ़ाकर वो मार्क्स जो है उसके आसपास है, तो आपको यहाँ पर चांसेस ज्यादा है मिलने के। ठीक है, गारंटी तो खैर किसी की नहीं है, लेकिन अगेन ये सीपीडब्ल्यूडी के मार्क्स है जो कि आप कह सकते हो सॉर्ट ऑफ हाईएस्ट रहते हैं, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस लोगों की रहती है, लेकिन आंख बंद करके सीपीडब्ल्यूडी सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है एंड ही इज गेटिंग 340 मार्क्स, ठीक है, उसको 340 मार्क्स मिल रहे हैं। तो अगर आप यहां पर देखोगे 2019 के अंदर 349, 345, 339 ऑलमोस्ट बाउंड्री है। अगर यहां से 10% भी कट ऑफ बढ़ती है तो सीपीडब्ल्यूडी उसको मिलना मुश्किल है फर्स्ट प्रेफरेंस। लेकिन मान लीजिए अगर उसको सीआरडब्ल्यूपीएस मिल जाए, तो सीआरडब्ल्यूपीएस की कट ऑफ अगर क्वालिफाई हो रही तो फर्स्ट पोजीशन पे सीआरडब्ल्यूपीएस रखी जा सकती है, दूसरे पे सीपीडब्ल्यूडी डाली जा सकती है। क्योंकि अगेन आपको जो डिपार्टमेंट चाहिए वो अगर लोअर लेवल पे होगा ना, तो जिनके वो हायर लेवल पे पहले वो उनको मिलेगा। आप वो चीज का भी ध्यान रखिए, आप ये अंधभक्ति में ना रहिए कि भैया मेरे को जो डिपार्टमेंट चाहिए फर्स्ट नहीं मिला, सेकंड मिल जाएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, कहीं ना कहीं जाके मिल ही जाएगा। बेटा अगर तुमने सीआरडब्ल्यूपीएस तुमको चाहिए ये, लेकिन अगर तुमने फिफ्थ पे रखा है तो जिनके वो फर्स्ट या सेकंड पे ना पहली प्रायोरिटी उनको मिलेगी। उनके मार्क्स अगर तुमसे आता है तो पहली प्रायोरिटी उनको मिलेगी, क्योंकि आपके लिए तो 5वीं पोजीशन पे। तो सबके लिए सीपीडब्ल्यूडी फर्स्ट पोजीशन पे रखना बिल्कुल भी एक अच्छा आइडिया नहीं होगा। अगर आप इन कट ऑफ के हिसाब से कहीं ना कहीं आपकी गणित बैठ रही है तो ही सीपीडब्ल्यूडी फर्स्ट पे रखिए। ठीक है, माना सबको चाहिए बट सबको मिलेगा नहीं ना दोस्त, सबको मिलेगा नहीं, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनफैक्ट मैंने यहाँ पर आपको बीआरओ की कट ऑफ भी यहाँ पर रखी है। ठीक है, बीआरओ जो सबसे लीस्ट शॉर्ट ऑफ होती है पूरे, अगर अपन बात करें इन सब सारे डिपार्टमेंट्स में से, तो 2024 के अंदर 400 मार्क्स पे तो बीआरओ भी गई थी अनरिजर्व के लिए, और यहाँ पर देख लीजिए 400 यहाँ पर भी थे। ठीक है, तो अगेन आपको ये देखना है कि डियर आपकी जो कट ऑफ है, आपकी जो कट ऑफ है वो किस लेवल पे जा रही है। ठीक है, अगर आप अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से देखते हैं तो डिपार्टमेंट वाइज आपको आप किस नंबर रेंज में लाई कर रहे हैं, आप सभी ने अपने अपनी जो है कीज के हिसाब से नंबर निकाल लिए होंगे। तो अगेन आप जिस रेंज में फॉलो आउट कर रहे हैं ना, उस रेंज के हिसाब से आप अपनी अपनी जरूरत, अपने जो बेसिकली जितने भी अलग अलग एरियाज की मैंने बात करी है, इन सभी अलग अलग एजेंडास को देखते हुए आप अपने डिपार्टमेंट भरिए, एक वाइज चॉइस रखिए। ठीक है, तो
तो सबकी ऐसे देखा देखी नहीं करनी, मेरे दोस्त ने ये भरा तो मैं भी यही भर दूं, नहीं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से और अपने मार्क्स के हिसाब से प्रॉपरली आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर भरिए। वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स नहीं आए हैं बेहतर, अब उनका क्या करें? सर आपको लग रहा है सर मेरा तो टोटल ही 250 बन रहा है, मेरे को तो मतलब ही नहीं है, मेरा तो टोटल ही 250 बन रहा है, अनरिजर्व कैटेगरी है जी, तो सर मैं तो इस बार में तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो बेटा अगली वैकेंसी जस्ट आने वाली है। पिछली बार का पैटर्न अगर हम देखें तो इनका पोस्ट प्रेफरेंस के जस्ट बाद कुछ दिनों बाद रिजल्ट आ गया था और उसके बाद नई वैकेंसी भी हमको देखने को मिल गई थी। तो नई वैकेंसी बड़ी जल्दी आने वाली है, आपको अपनी तैयारी अगली साइकिल के लिए अभी से शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि अगली बार ये 250 के फेयर में आप ना रहिए, ठीक है? अगली बार ये 250 के फेयर में ना रहे। इसके लिए भी मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड कर देता हूं कि इजी प्रेप ने लॉन्च कर दिया अपना उड़ान प्राइम बैच। इस बैच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लोग क्यूमुलेटिव आरआरबी, एसएससी और स्टेट एजी एग्जाम्स का सिलेबस के साथ में लाइव क्लासेस जो है पूरी रख रहे हैं। यानी आपके पास जो एक बैच से आपका आरआरबी जे का सिलेबस भी हम कवर करेंगे, एसएससी जे का कवर करेंगे और अलग अलग स्टेट एजी एग्जाम्स का भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लासेस मिल जाती है, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, प्रैक्टिस के लिए 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको यहाँ पर लाइव मिलने वाली है। उसी के साथ साथ डियर टेस्ट सीरीज के लिए आपको अलग से कोई सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है। टोटल 50 प्लस टेस्ट पेपर्स भी आपको मिलेंगे, जिसमें टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट भी होने वाले। बैच प्राइसेस आप सभी के सामने हैं। अभी डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर 1 ईयर, 2 ईयर और 5 ईयर वैलिडिटी के अंदर ये बैच के 3 वेरिएंट्स आपको अवेलेबल है। यू कैन गो फॉर दैट। तो डाउनलोड करिए इजी प्रेप का ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐसे ही और इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए जुड़े रहिए इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच।